साकोली से नाना पटोले पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र में जो दावा कर रहे थे कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नाना पटोले अपनी साकोली सीट से पीछे चल रहे हैं। क्या यह अपने आप में संकेत है कि महाविकास आघाड़ी किस दिशा में जा सकता है? 175 सीटों के रुझान, बीजेपी ऑलरेडी 96 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, और अगर नाना पटोले जैसे नेता पीछे चल रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। जी सुशांत जी, जब लोकसभा का चुनाव का गिनती हो रहा था तो शुरू में मोदी जी भी पीछे थे, तो अभी हम लोग कहते हैं थोड़ा संयम रखें। हम जहां तक आप झारखंड की बात कर रहे हैं, समाज कल्याण में तो हमारी सरकार, मतलब इंडिया अलायंस का सरकार ने बेहतरीन काम किया है वहाँ पे। तो जैसे आपने सही कहा, महिलाएं हो, गरीब हो, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, हर जगह वहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है। और इस बार इंडिया अलायंस विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतेगी। भाजपा के पास तो वही पुराना नकारात्मक राजनीति, घुसपैठिया। तो जरा भंडारी जी बताएं कि आसाम से यदि लोग घुस के आए हैं बाहर से, तो अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो सार्वजनिक भंडारी जवाब दीजिए, क्योंकि अमित शाह जी ने तो खुद ही माना, उनकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी सीमाओं को जरा सुरक्षित रखें। संजय जी मेरे संजय जी सुन रहे हैं, संजय जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी ब्लैक कॉफी और थोड़ा सा आपके आर्गुमेंट शार्प होंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट प्रदीप जवाब दीजिएगा, उसके पहले बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 100 के पार, 105 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सेंचुरी पूरी हो गई है 190 सीटों में ही, और बीजेपी गठबंधन को अगर सरकार बनाना है तो उसे 40 सीटों पर और बढ़त बनानी होगी। अब आपको यूपी का ब्रेकअप बता दूं, कुंदरकी और करहल दोनों जगह समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मीरापुर से आरएलडी आगे चल रही है, फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के आगे चलने की खबर चल रही है। खैर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे है। कुंदरकी और करहल दोनों जगह समाजवादी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। अब प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले मैं बताऊंगा जो आपने ट्रेंड किया। अगर आप देखें सुशांत जी कि महाराष्ट्र के अंदर जो गैप है वो गैप बढ़ता जा रहा है, और यही मैं कह रहा हूं कि ईवीएम के पहले अगर गैप बढ़ रहा है तो मुझे लग रहा है जब ये ईवीएम खुलेगा तो जितना मेरा अनुमान है कि ये गैप और वाइड हो सकता है। झारखंड के अंदर अभी भी गैप जो है जेएमएम की सरकार क्लोज नहीं कर पा रही, मतलब दोनों में हमारा जो कंफर्टेबिलिटी है वो बढ़ रहा है। और उसमें महाराष्ट्र में इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 80% सीट्स में जा, इसको अगर आप डाइसेक्ट करेंगे, कांग्रेस और हम हेड टू हेड जा रहे हैं, कांग्रेस हमसे पीछे चल रही है। विदर्भ में 70% सीट्स में जा कांग्रेस और हम हेड टू हेड जा रहे हैं, कांग्रेस हमसे इनिशियल ट्रेंड में पीछे चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्विंग है। अब संजय झा जी थोड़ा पढ़िए, झारखंड हाईकोर्ट ने 2022 में कहा था कि झारखंड की सरकार जो है वो जो संथाल परगना के अंदर घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण देख रही है। आपके झारखंड इंटेलिजेंस के मैं एक और चीज बता दूं, देखिए बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रदीप भाई सुनिए, रुकिए जरा। 204 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 105 पे आगे, कांग्रेस गठबंधन 93 पे आगे। लेकिन पार्टी वाइज ब्रेकअप जो अभी आप स्क्रीन पर डाल रहे थे, डालिए जरा। पार्टी वाइज कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है आपको जरा वो भी बताता हूं। टीम मोदी का शतक तो पूरा हो गया, लेकिन जरा आप दिखाइए कि महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीट पर आगे है, शिंदे गुट कितना आगे है, शरद पवार गुट कितनी सीटों पर आगे है। जरा ब्रेकअप दिखाइए एक बार महाराष्ट्र का, स्क्रीन पर डालिए महाराष्ट्र का ब्रेकअप जो अभी हम दिखा रहे थे कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। 105 सीटों का ब्रेकअप डालिए स्क्रीन पर। तो ये अपने आप में देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी वहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी महायुति में। और ये देखिए अब आपको ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे गुट 22 सीट पर आगे, एनसीपी 17 सीट पर आगे। जिन अजीत पवार को कमजोर कड़ी कहा जा रहा था वो तो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी के लोग अभी शून्य पर ही दिख रहे हैं। और अगर आप इसी तरह से कांग्रेस गठबंधन का रुझान दिखा दें, बीजेपी बोलते बोलते 70 पर आगे हो गई है। अब जरा आप दिखाइए महाविकास आघाड़ी का, कांग्रेस 38 सीट पर आगे, शिवसेना उद्धव गुट 26 सीट पर आगे, एनसीपी शरद पवार गुट 28 पर आगे, और सपा जो है वो 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी अगर आप देखेंगे चूंकि तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी में बराबर बराबर सीट पर लड़ी थी, तो कांग्रेस को इस वक्त बढ़त दिख रही है, लेकिन उद्धव गुट भी ठीक ठाक कर रहा है और एनसीपी भी ठीक ठाक करती हुई इस वक्त दिख रही है। हमारे साथ बीडी सिंह भी जुड़े हुए हैं। बीडी सिंह जी, आपकी पार्टी यानी शिंदे गुट
वो बेहतर परफॉर्म करती दिख रही है। ये आपके लिए अच्छी खबर शुरुआती तौर पर दिख रही है। सुशांत जी, जैसा मैंने इनिशियल पे ही बोला था कि जो है सारे अगर इसका इलेक्शन का ये देखेंगे तो शिंदे साहब का कहीं भी आज स्पीच सुनेंगे तो कहीं भी उन्होंने नेगेटिव नहीं किया और पूरा महायुति सरकार साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं वो जी जान से जुड़े रहे। और जो वोटों की बढ़त, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो लाडली बहना योजना, इससे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। और वो जो हर पोलिंग पे मैं विजिट किया था महाराष्ट्र में, एक्चुअली जो है उसमें जो है काफी जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है अलग से महिलाओं के लिए पंक्ति लगाई थी और जो वोट की बढ़त है वो जो है महिलाओं। बीडी सिंह जी, एक बात बताइए, अगर यही नतीजे में कन्वर्ट हो गए, आपको लगता है उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो और टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी? उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स का क्या होगा? देखिए सुशांत जी, ये तो डे 1 से चालू हो गया था, जब भी इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, जो कि बीजेपी को छोड़ करके जो ये चीफ मिनिस्टर के लालच में चले गए थे। तो वो तो डे 1 से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे उसका। और इसके बाद जो इन्होंने जिस महाविकास अघाड़ी के साथ ज्वाइन किए, वहाँ क्या है, ऐसा सर फुटबॉल चालू है। मतलब 2-3 दिन से ही शरद पवार साहब तो पहले से बोल चुके हैं कि जिसकी संख्या ज्यादा आएगी उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये जो है, जैसा भी आपके संवाददाता भी तिवारी जी दिखा रहे थे, जो है उद्धव के गेट के सामने से जो मातोश्री बंगलो है उनका, कि जो पहले उत्साह रहता था वो आज की डेट में उत्साह नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं वो उत्साह भी खत्म हो गया। विशाल भाई, अगर यही नतीजे रहे, शिंदे गुट अच्छा कर जाता है, बीजेपी गठबंधन की सरकार बन जाती है, उद्धव ठाकरे का क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा? देखिए सुशांत जी, ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये जो किसकी सरकार बनती है उसके साथ साथ इस बात को भी तय करेगा कि रियल शिवसेना के अस्तित्व की भी जो है कन्फर्मेशन जनता कर देगी और रियल एनसीपी की भी जनता जो है कन्फर्मेशन कर देगी, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में जो सहानुभूति मिलनी थी मिल चुकी। ये देखा जाए तो वास्तव में एक लिटमस टेस्ट है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोक दूं, एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र में अब महाविकास अघाड़ी भी 100 के पार। महाविकास अघाड़ी 103 सीटों पर आगे, बीजेपी गठबंधन 126 सीट पर आगे, अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 6-3 की लीड लगातार बीजेपी ली हुई है, इसमें कोई उलटफेर होता हुआ अभी तक दिख नहीं रहा है। और झारखंड में भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी गठबंधन 35 पर आगे, 60 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 35 पर आगे, जेएमएम 25 पर आगे। और अगर हम झारखंड का भी ब्रेकअप दिखाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, पता चल पाएगा कि कांग्रेस वहां कहां खड़ी है और हेमंत सोरेन की पार्टी कहां खड़ी है, बीजेपी कहां खड़ी है। ये जरा झारखंड का भी अगर हम ब्रेकअप दिखा पाए, जरा दिखाइएगा। लेकिन ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि झारखंड में अभी 21 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। ये देखिए झारखंड का ब्रेकअप देखिए। झारखंड में बीजेपी गजब की परफॉर्मेंस दिखा रही है। बीजेपी 29 सीटों पर आगे, आजसू 5, जेडीयू 1 सीट पर आगे। यानी बीजेपी झारखंड में जबरदस्त वापसी कर रही है लोकसभा चुनाव के बाद। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर झारखंड के लिहाज से। और अगर हम जेएमएम गठबंधन का ब्रेकअप दिखाएं, देखिए जेएमएम 17 सीटों पर आगे। यहां कमजोर कड़ी साबित हो रही है कांग्रेस जो 6 सीट पर आगे है, आरजेडी 1 और सीपीआई-एमएल जो है वो 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी दोनों जगह पर बीजेपी अपनी सीटों पर बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही है। और अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा उलटफेर, 7-2। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा बहुत जबरदस्त इशारा कर रहा है। 9 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश में। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी पिछड़ गई है बीजेपी के, सुरेश अवस्थी आगे हो गए। उत्तर प्रदेश के ये नतीजे अगर रह गए 7-2 के तो ये अपने आप में अभूतपूर्व होगा, ये ऐतिहासिक होगा। और अगर झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे भी ऐसे ही आए जैसे लग रहे हैं तो मोदी योगी की जोड़ी और ज्यादा स्ट्रांग होकर जो है वो निकल कर आएगी, ये सामने आएगा। लेकिन अभी भी ईवीएम से वोटों की गिनती बची हुई है, अभी शुरुआती रुझान है, उलटफेर की पूरी गुंजाइश है। लेकिन प्रेम कुमार जी, झारखंड में हम देख रहे हैं बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं जिन अजीत पवार को आप कमजोर कड़ी कह रहे थे वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में अजीत पवार अपनी एक्सपेक्टेशन से अच्छा जरूर कर रहे हैं, शरद पवार के मुकाबले तो काफी पीछे हैं। नहीं, पर वो शरद पवार से कम सीटों पे लड़े हैं सर। स्ट्राइक रेट देखिएगा ना, शरद पवार की पार्टी 85 सीट पे लड़ी है।
हाँ, अभी पूरे रुझान नहीं आए हैं, तब हम स्ट्राइक रेट एक्चुअल देख पाएंगे। तो लेकिन हम देख रहे हैं कंपैरेटिवली महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी में बीजेपी आगे है, यही एक डिफरेंस है। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत क्लोज फाइट में क्लोज हो गया है, 126 109, और ये और भी क्लोजर होगा। और झारखंड में जो आप दिखा रहे हैं, मुझे दूसरे सोर्सेज से भी जो दिख रहे हैं, वहाँ ये परफॉर्मेंस तो इंडिया गठबंधन का और बेहतर है, और वहाँ जो है ओवरऑल इंडिया गठबंधन आगे है। लेकिन यहाँ आपको अपने यहाँ 35 और 25 का फिगर दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा झारखंड में इंडिया गठबंधन ही आगे रहेगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 7-2। हाँ, उत्तर प्रदेश में 7-2 जो है, ये 6-3 हमें मानकर लग रहा था कि कांग्रेस से शायद कुंदरकी, ये समाजवादी पार्टी शायद कुंदरकी न बचा पाए, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी सीसामऊ में आगे थी, फिर पीछे हुई है, ये फिर से रिकवर होगा। मुझे समाजवादी पार्टी अपनी सीटें बचाती दिख रही है और बीजेपी अपनी सीटें बचाती। धर्मेंद्र जी, एक बात बताइए, ये अगर 7-2 6-3 कुछ भी रहे बीजेपी के पक्ष में, आप लोग ये बोलना छोड़ेंगे कि योगी जी की कुर्सी जाने वाली है? नहीं, ये तो दिल्ली और जो आपकी लखनऊ की टकराहट है, वो तो आपको इसके बाद कौन हटा देगा योगी जी को भाई? कह रहा हूँ ना, उसके ये तो आपको पूरा दिख रहा है। जैसे जिस तरह से नारों में टकराहट हुई, आपने देखा कि दिल्ली के लोग कुछ नारे की बात अलग कर रहे हैं और लखनऊ के लोग अलग नारे की बात कर रहे हैं। ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और जब कोई चीज़ अंदर से निकलती है तभी बाहर आती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे बाहर आ जाती है। मतलब आप बोलते रहेंगे कि योगी जी की कुर्सी सेफ नहीं है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की टकराहट ही बता रही है ना। आप मुझे बता दीजिए, उनका जो डिप्टी सीएम है बोल रहा है उनके नारे के साथ नहीं है, पर वो तो योगी जी को पूरे देश में घुमा रहे हैं, वो तो महाराष्ट्र भी भेजे, झारखंड भी भेजे, कौन सा टकराव है? नहीं, उन्होंने बोला ना कि भाई इस नारे के साथ हम नहीं, हमारा प्रधानमंत्री जी का जो नारा वो हमारा नारा है। तो आपका जो डिप्टी सीएम है, आपका जो सबऑर्डिनेट है, वो तो अजीत पवार ने बोला। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला भाई। अजीत पवार ने उसके बाद वो पलट गए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, हमारा भी नारा है। अब उलट जाए पलट जाए, वही तो समस्या है भारतीय जनता पार्टी। उलटने में तो आप समझ ही सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माहिर है, क्या उलट जाए क्या पलट जाए तो बाद में पता चलेगा। ठीक है। प्रदीप भंडारी जी, ये जो अभी की तस्वीर है, हालांकि प्रेम कुमार जी को अभी भी उम्मीद है और उम्मीद रहनी चाहिए, ईवीएम का जमाना है, अभी तो शुरुआत, अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं, 8:85 हो रहे हैं, तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अगर यही तस्वीर रह गई 7-2 यूपी में, महाराष्ट्र में आपकी सरकार, झारखंड में आपकी सरकार, क्या ये जो अक्सर कहा जाता है कि हिंदू वोटर जो है वो जागता नहीं है, क्या ये हिंदू वोटर जागा है, एक है तो सेफ है, ये भी चला है क्या? देखिए सुशांत जी, अगर यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता है तो भारतीय समाज ने राहुल गांधी की डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट किया है, और भारतीय समाज ने राहुल गांधी की मंशा हिंदू समाज को बांटने के खिलाफ एकजुट हुआ है, और एक है तो सेफ है चला है। और जमीन पे महिलाओं ने बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के साथ में है, ना कि कांग्रेस पार्टी के साथ में। मैं बस महाराष्ट्र में इसलिए कहूंगा कि अभी तक ईवीएम नहीं खुली है, और अभी तक महिलाओं का जो लार्ज मास ऑफ वोटर है वो अभी हमने टैब्यूलेट नहीं किया है। तो क्या लाडकी बहना चली? हमारे हिसाब से जमीन पे चली है। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी का महिलाओं के प्रति जो कल्याणकारी योजनाएं चली है, तो ये लीड और बढ़ सकती है, क्योंकि आइडियली पोस्टल बैलेट के अंदर तो कांग्रेस पार्टी को लीड करना चाहिए। अगर पिछले इलेक्शन, ठीक है, मैं दर्शकों के लिए एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए अब बजने वाले हैं 9 कुछ देर में, यहां से ईवीएम जो है ना वो रफ्तार पकड़ेगा, और जब ईवीएम रफ्तार पकड़ेगा